नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो न्यूज़पेपर अपलोड नहीं हो पाता है। उसका कोई भी रीज़न रहता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जब भी वो अपलोड हुआ करेगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कशन कर लिया करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोग दैनिक जागरण पर पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जनसत्ता के बारे में भी बात कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जनसत्ता के बारे में देख लेते हैं, और जब आपका दैनिक जागरण अपलोड हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। क्योंकि करंट की खबरें तो आप देखते हैं कि समान ही रहती हैं। कोई घटना घट रही है तो वो हिंदी न्यूज़पेपर में कोई भी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का कोई न्यूज़पेपर हो, सब में छापी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि लालू यादव से सीबीआई ने पूछताछ की, और आप लोग कहोगे क्यों की, तो आप देखेंगे ये जब रेल मंत्री थे तो कहा जाता है कि इन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली थी, इन्हें जमीन दी गई थी, तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला माना जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव आप सभी जानते हैं कि एक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव है ना, बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्हीं के पिता हैं। और एक समय आप देखिए कि दिल्ली की राजनीति में इनका काफ़ी हस्तक्षेप रहता था। बिहार की बात करें तो आप देखेंगे ये बिहार है, और बिहार की राजधानी पटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी, सीबीआई की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा कि इस तरह की जो एजेंसियां हैं ना, संस्थान है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ईडी ने ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ में और बाहर सीबीआई ने सहायक को घेरा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक बात, कि अभी शराब घोटाला, यानी कि आप देखें कि दिल्ली में जो आबकारी नीति आई थी, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कथित नियमितताओं, या आप देख सकते हैं कि घोटाले की बात की जा रही है। तो उसी को आप देख रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाला नाम दे दिया गया। तो मनीष सिसोदिया जेल में है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, नई दिल्ली अगर हम लोग बात करें दिल्ली की, तो आपको मालूम होगा कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। सोशल मीडिया में ओटीटी मंचों पर अश्लील भाषा को गंभीरता से लें, ये आप देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो, ओटीटी मंच हो, किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उसी को रोकने की बात हो रही है। देश में मौजूद मौजूद है मजबूत वित्तीय प्रणाली, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत से पूंजीगत व्यय बढ़ाने की सरकार के साथ मिलकर निवेश कर बढ़ाने और 2023-24 के बजट में पेश किए गए अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। और बजट के बारे में बात करें तो जो आप देखते हैं कि बजट पेश होता है ना, वो आने वाले साल के लिए होता है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना, वो उससे पहले जो गुजर जाता है साल, उसका लेखा जोखा होता है। और हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 112 को आप लोग पढ़े ना, तो वो क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल में बेकाबू कार ने प्रवासी मजदूरों को रौंदा, 5 की मौत हुई है। तो ध्यान से चला करिएगा। आप तो सुरक्षित चल रहे हैं, सामने वाला सुरक्षित चल रहा है ना, ये ध्यान देने लायक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपनी गलती नहीं रहती है, फिर भी हम लोग ठोके जाते हैं। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे मंजूर किए, और अतिशी व सौरभ बनेंगे मंत्री। ये दिल्ली में अभी आप देखेंगे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ है ना, तो इसी की बात हो रही है। देश के हालात पर केजरीवाल बोले, होली पर करूंगा प्रार्थना। ये आप सभी जान रहे हैं कि होली में जनता को दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार बताएंगे। चल रहा है सब, आप देख रहे हैं कि राजनीति।
देखिए इसे पढ़ लीजिए, ये है आपका संपादकीय पार्ट इसमें, किसमें, जनसत्ता का। और आप देखते हैं कि जो एडिटोरियल रहता है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, प्रीलिम्स में फ़ायदा देता है, मुख्य परीक्षा में आप देखिए निबंध लिख रहे हो वहाँ भी, इंटरव्यू में भी, और एक आपको अच्छा सोचने वाला इंसान भी बनाता है। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की जरूरत। आप देखेंगे कि आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, मगर फिर भी कई मामलों में भी पीछे रह जाती हैं। उनमें से एक मुख्य क्षेत्र है महिलाओं का वित्तीय साक्षरता। इस मामले में न केवल गरीब, ग्रामीण और अनपढ़ महिलाएं पीछे हैं, बल्कि शहरी, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग की पढ़ी लिखी महिलाएं में भी वित्तीय साक्षरता और जानकारी का अभाव देखा जाता है। ग्लोबल फाइनेंसिंग लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर द्वारा 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वयस्क आबादी का केवल 24% वित्तीय मामलों में साक्षर है। अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिलेगी। और महिलाओं के मामले में तो स्थिति और चिंताजनक है। यह राज्यवार 4% से 50% के बीच है। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जैसे महानगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 17%, 32% और 21% की वित्तीय साक्षरता दर है। बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां गरीबी अधिक है वहां साक्षरता दर कम भी है। ये आंकड़े अंतर्राज्यीय असमानता को भी प्रदर्शित करते हैं। और गोवा में महिलाओं की 50% की उच्चतम वित्तीय साक्षरता दर है, जबकि छत्तीसगढ़ में वित्तीय साक्षरता की भारी कमी है। वहां वित्तीय साक्षरता दर सबसे कम मात्र 4% आपको देखने को मिलेंगी। और गोवा आप देख रहे हैं कि थोड़ा पढ़ा लिखा है। आजकल जब बैंक के माध्यम से लेन देन बढ़ रहा है तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का चलन आम हो गया है, और अब तो इसके आगे कैशलेस लेन देन पर जोर बढ़ रहा है। तब महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बैंक के सामान कामकाज भी नहीं कर पाता है, और बैंक में रुपया जमा कराने निकालने का काम हो या फिर एटीएम कार्ड का उपयोग करना हो, सभी कामों के लिए अधिकांश महिलाएं अपने पति, पुत्र या भाई या किसी अन्य रिश्तेदार पर निर्भर रहती हैं। और इसका महिलाओं को कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उनके खाते से बड़ी रकम का गबन भी हो जाता है, और कम निकालने का कहकर ज़्यादा रुपए रकम उनके खाते से निकाल ली जाती है। एटीएम का गलत उपयोग कर लिया जाता है, बिना उस महिला की जानकारी के उसके खाते में अपना नामांकन कर लिया जाता है, खाली चेक पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और मनमानी रकम भरकर निकाल ली जाती है। थोड़ा बहुत ऑनलाइन व्यवहार करने वाली महिलाओं को रिवार्ड पॉइंट के आधार पर या नगद राशि मिलने के आधार पर ओटीपी मांगकर या फिर कोई लिंक भेजकर उस पर क्लिक करवाकर उसके बैंक खाते में जमा रकम साफ कर दी जाती है। इस तरह के फर्जीवाड़े भी आप लोग देखते हैं। इस तरह की बहुत सी घटनाएं की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। अधिकतर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है, पीड़िता का पैसा डूब जाता है। कई बार महिला के पुरुष रिश्तेदार जानबूझकर उसे बैंक की कार्यप्रणाली से परिचित नहीं होने देते हैं। और महिलाओं में वित्तीय साक्षरता न होने के दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो आप देखेंगे यह है कि महिलाएं रुपए पैसे के लेन देन में पूरी तरह पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती हैं। उनको ऐसा कुछ भी काम करने का आत्मविश्वास ही नहीं रहता है कि किसी वजह से वे रिश्तेदार नहीं रहते तो उनका पूरा वित्तीय कामकाज ठप हो जाता है। दूसरी, वित्तीय साक्षरता की कमी जिम्मेदार कई बार खुद महिलाएं भी होती हैं। वे इस काम को सीखने और करने में आलस करती हैं, कुछ तकनीकी बातें सीखने और समझने की कोशिश भी ही नहीं करती हैं। इस उदासीनता का नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। और जब आप देखेंगे कि जब बैंक आदि के समान कामों में महिलाओं की स्थिति है तो भला वे निवेश कहाँ करना और कब करना और कितना करना और कैसे करना, कितना बीमा करवाना जैसी बातों को उनसे जानकारी की अपेक्षा करना तो बेमानी होगी। और इस कारण भी महिलाएं गलत जगह और गलत आदमी के माध्यम से निवेश करके या तो अपना पैसा डुबा देती हैं या फंसा लेती हैं। आजकल विधवा परित्यक्ता महिलाओं द्वारा एकाकी जीवन बिताने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, आवास निर्माण आदि कार्यों के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ती है। बचत न होने के कारण उनका ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ती रहती है, और वित्तीय साक्षरता के अभाव में वे सेठ, साहूकारों या फिर निजी संस्थाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। वहाँ उनको भारी ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ सकता है, जिसको चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि उनकी संपत्ति कुर्क होने की नौबत तक आ जाती है। एक मजबूत वित्तीय शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं को प्रभावी ढंग से अपनी बचत और निवेश का प्रबंधन करने में सहायक हो सकती है, और इससे वे अपने बचत को इस प्रकार निवेश कर सकती हैं जिससे उन्हें अपने अधिक से अधिक लाभ मिल सके और जमा राशि भी सुरक्षित रहे। इसी प्रकार महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनका उपयुक्त बीमा कवर होना भी जरूरी है। बीमारी की दिशा में इलाज पर खर्च होने वाली भारी भरकम राशि की व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य बीमा का कवर भी जरूरी है, ताकि उनको और
उनके परिवार की को बीमारी की दिशा में इलाज करवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह भी महिलाओं की वित्तीय साक्षरता द्वारा ही संभव है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आम बजट में लोगों में आर्थिक साक्षरता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रयास के प्रावधान भी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता योजना नामक एक परियोजना भी शुरू की हुई है। और आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी जिसे आप लोग कहते हैं। और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों के छात्रों, महिलाओं और ग्रामीण शहरी गरीबों, रक्षाकर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्ष्य समूहों में केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 बनाई गई है। और इसके अंतर्गत डिजिटल लेनदेन की सुविधा, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा, लेनदेन में सावधानी, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के प्रावधान किए गए हैं। सेबी, रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाएं भी समय समय पर विज्ञापनों के माध्यम से बैंक लेनदेन और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जानकारियां भी देती रहती हैं ताकि वित्तीय साक्षरता बढ़ सके। इन सभी महिलाओं की आधिकारिक सहभागिता की जरूरत बताई गई है। आज देश की लगभग आप देखेंगे 1.4 अरब की आबादी, जिसमें आधे से अधिक महिलाएं हैं, उनमें वित्तीय जागरूकता का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ेगा। देश के स्कूल, कॉलेज, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि में वित्तीय शिक्षा को महत्व देते हुए उनमें कार्यरत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने स्तर पर समूह से जुड़ी महिलाओं को आवश्यक जानकारी दे सकें। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों को भी समय समय पर महिलाओं को वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने हेतु कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि बैंकिंग संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकें। और ज़रूरत इस बात की है कि जिन महिलाओं को बैंक और वित्तीय कामकाज की जानकारी नहीं है, उन्हें आगे बढ़कर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम बैंक में खाता खोलना, चेक भरना, जमा करवाना, रुपया निकालना, जमा कराना, एटीएम का उपयोग करना, ऑनलाइन भुगतान आदि जैसी सामान्य जो कामकाज बातें होती हैं ना, उनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छी, अगर आप लोग देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति पर अगर निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब लिख सकते हैं। ये आप देखिए, उमेश हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, उसी का मामला चल रहा है। अतीक अहमद पर सुई उठ रही है। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। रोजगार के वजह अब यह चलन सा बन चुका है कि चुनावी वर्ष में सरकारें बजट में तोहफे और लुभावनी योजनाओं की बरसात कर देती है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया है, अब आप देखेंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव होना है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि अब लालच दिया जाएगा जनता को। चलिए, तो ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। बाघों के साथ अब रीछों का भी घर होगा। आप देखें, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में ही, ठीक है। और कल होली थी, आप देखते हैं, तो ब्रज में 1.5-2 महीने तक खेली जाती है होली। चार धाम यात्रा को लेकर आप देखेंगे इस बार विशेष सतर्कता की बात की जा रही है। उत्तराखंड जाते हैं ना आप लोग, आपकी राजनीति में आए तूफान के मायने। आप देखिए, इसकी बात हो रही, आम आदमी पार्टी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्वोत्तर में जीत के बाद 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा की निगाह दक्षिणी राज्यों पर है। परेशान कोलंबिया, गुजरात भेजेगा दरियाई, ये आप देखिए घोड़े। पर्यावरण एजेंसियों के अनुमान है कि कोलंबिया के एंटीओकिया प्रांत में स्थित इस क्षेत्र में अभी 130 दरियाई घोड़े और 8 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 400 तक हो सकती है। एस्कोबार का हैसी एंडा नेफोल्स रेंज और क्षेत्र में मौजूद दरियाई घोड़े 1993 के बाद से पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनकर भी उभरे थे। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे विजयन और स्टालिन। ये आप देखते हैं, एक केरल के मुख्यमंत्री हैं विजयन साहब, और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए ये सभी नेता जान चुके हैं कि इनकी राजनीति को खतरा है, एक एक कर कुचल दिए जाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि अपनी खतरा देखते हुए भी इन्हें गठबंधन या चुनाव में लड़ने की, एक होकर लड़ने की, विपक्ष की एकता होते हैं ना, तो सबसे बड़ी इनकी मजबूरी ये भी हो जाती है। भाजपा यह मानती है कि सत्ता में वह हमेशा रहेगी। राहुल कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, आप देखते हैं, ठीक है। रिश्वत मामले में भाजपा विधायक विरूप छप्पा को अग्रिम जमानत, कर्नाटक में आपने देखा होगा अभी हाल ही में। राहुल माओवादी विचार प्रक्रिया और अराजक तत्वों की गिरफ्त में है, ये रविशंकर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मूसेवाला के माता पिता ने पंजाब विधानसभा के बाहर दिया धरना। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी ना, तो उन्हीं के माता पिता की बात हो रही है।
सोशल मीडिया आप देखेंगे, ये आप देखिए, पल्स ग्रुप के निदेशक गिल को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। सीबीआई ने विदेश से रहने वाले भगोड़े लोगों को पास लाने के लिए पिछले साल ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया था और अब तक लगभग 30 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत लाया गया है। और आप देखेंगे कथित रूप से किए गए कितना 60,000 करोड़ रुपए की पौंजी घोटाले की जांच के तहत फिजी से भारत निर्वासित किए गए हैं। और देखिए एक और बात बता दूं कि इस तरह का ऑपरेशन के बारे में आपसे पूछ लेगा आप लोगों से कि त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है, तो जो भगौड़े हैं उन्हीं को लाने के लिए भारत। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रवासी श्रमिकों से की मुलाकात। अभी आप देखिए खबर चल रही थी कि बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है, तो उन लोगों को मारा जा रहा है, उसी को लेकर आप देख रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र में ओले गिरने से फसलों को नुकसान, मुंबई में बेमौसम बरसात। ये आप देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कि किसानों की हालत बहुत बुरी रहती है। आप देखिए जैसे तैसे फसल पानी की व्यवस्था हो जाए तो आप देखिए बरसात का डर रहता है, सूखा का डर बना रहता है। हमारे देश में सबसे बुरी हालत है किसानों की। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है, हम लोगों का पेट भरते हैं वो। छात्राओं को मिलेगा 6 महीने मातृत्व अवकाश। ये आप देखिए, विश्वविद्यालय संघ ने 19 जनवरी को संकल्प लिया है कि अगर छात्रा 6 महीने तक मातृत्व अवकाश लेती है तो वह दोबारा दाखिला लिए बगैर फिर से कॉलेज आ सकती है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने हाल ही में छात्राओं को 2 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप देखेंगे। और केरल विश्वविद्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में पढ़ रही लड़कियों के लिए विशेष महामारी अवकाश देने का आदेश जारी किया था। छात्राओं के लिए महामारी अवकाश समेत उपस्थिति की सीमा 73% तय की गई थी। रक्षा मंत्रालय का 70 बेसिक प्रशिक्षण विमानों के लिए HAL संघ करार हुआ है। सुरक्षा समूह करेगा जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण। और हमारा गुमनाम लोकतंत्र जिंदाबाद है, चिदम्बरम कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, ये आप देखेंगे। हिंदू वृद्धि दर संबंधी राजन का बयान पक्षपातपूर्ण है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जीडीपी वृद्धि के आंकड़े इसके खतरनाक रूप से हिंदू वृद्धि दर के बेहद करीब पहुंच जाने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए निजी निवेश में गिरावट, उच्च ब्याज दरों और धीमी पड़ती वैश्विक वृद्धि जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया था। हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का इस्तेमाल 1950 से 80 के दशक में भारत की 3.5% की औसत वृद्धि दर से किया था। और भारतीय अर्थशास्त्री राजा कृष्णा ने सबसे पहले 1978 में हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का इस्तेमाल किया था। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सुस्ती अस्थायी है, मूडीज कह रहा है। ये आप देखिए अक्टूबर दिसंबर 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटाकर 4.4% रह गई, जो 3 तिमाही का निचला स्तर है। ये जीडीपी की बात होती है और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी किताबें आप लोग जरूर पढ़िए। इन शब्दों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 साल लिया जाता है। इसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक मापक भी होता है। सड़क पर होड़ दंग और नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। होड़ दंगियों और शराबियों की नोएडा में 47 स्थानों पर लगाएगा अवरोधक। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती है ना। कराची विश्वविद्यालय में होली खेल रहे विद्यार्थियों पर हमला। एक कट्टरपंथी इस्लामिक छात्र संगठन के सदस्यों के हमले में 15 घायल हुए। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान है, वहाँ लोकतंत्र की कहने की कोई मतलब भी नहीं है ना। आप देखते हैं कि वहाँ आप देखिए बहुत सारे हिंदू परिवार गए हुए थे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ। आज आप कहते हैं कि या तो उन्हें मार के भगा दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। ढाका में 7 मंजिला इमारत में विस्फोट, 17 लोगों की डेथ हुई है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में प्रदर्शन के दौरान हाथ में आग बुझाने वाला संकेतक लेकर विरोध जताता दमन कर्मी। चलिए, तोश खाना मामले में इमरान फिर कोर्ट में नहीं हुए पेश। ये आप देखें, इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, उन्हीं की बात हो रही है। तोशा खाना कहने का मतलब होता है कि जो यहाँ के प्रधानमंत्रियों को महंगी चीज़ें गिफ्टें मिलती हैं ना अन्य देशों से, तो उन्हें उसमें शामिल कर दिया जाता है, उस खाने में रख दिया जाता है। वो उस पर सरकार का हक होता है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं होता है। तो इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने उससे कुछ वस्तुएं ले ली थी। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप देख रहे हैं। श्रीलंका में 25 अप्रैल को कराए जाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग कह रहा है।
अमेरिका में विमान हादसे में भारतीय मूल की महिला की मौत, बेटी घायल। भूस्खलन और भूकंप की जद में है उत्तराखंड। देखिए भूस्खलन आप देख रहे हैं कि हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं। भूकंप की बात करें तो भूमि का कांपना हो जाता है। चलिए ये भी आप, इजराइल के ने अलेप्पो हवाई अड्डे पर किया हवाई हमला। अधिकारी से बदसलूकी करने वाले पार्षद की बर्खास्त की। सड़क पर चूल्हा जलाकर मनाया अट्टूकल पोंगल त्योहार, आप देखेंगे केरल में। ठीक है, चावल गुड़ और नारियल से बनता है ये व्यंजन। यूपी वॉरियर्स 42 रन से हारा, तहेलिया मैक्रा की बारी जीती। ये आप देखें महिला प्रीमियर लीग चल रहा है ना, आईपीएल महिलाओं का, उसी की बात हो रही है। होटल में खेल पत्रकार की मौत, सबका कराया गया पोस्टमार्टम। 6 महीने मेरे करियर का सबसे बुरा दौर है, फ्रेंस पाल कह रहे हैं, बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। जर्मनी में चैंपियन लीग फुटबॉल के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने बायर्न म्यूनिख के बेंजामिन पावर। NRAI ने बथिर निशानेबाजी की भागीदारी को मंजूरी दी है। न्यूनतम क्वालिफायर स्कोर वर्ग में आप देखेंगे। मोटेरा की पिच पर ईशान किशन को मिल सकता है मौका। अबू धाबी T10 लीग का 7वां सत्र 28 नवंबर से होगा। याद देखिए दुनिया भर में और खासकर भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। कार्यकारी समिति के सदस्य हैं हैरान, विशाल उपल की कप्तानी से हटाने का मामला तूल पकड़ा। अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात हो रही। टीम में मुझे स्वाभाविक खेल दिखाने की छूट है, मैथ्यूज कह रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करना चाहते सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हैरिस कह रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों पर डाट मर्फी का कहर कायम है। फिट रहने तक लियोन को खेलते रहना चाहिए, हस्ती कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज हैं। एक आप लोग इकोनॉमी का जो सेशन रहता है ना, इसे भी देख लिया करिएगा। कई देश से यूपीआई से भुगतान के लिए समझौता करने का लिए उत्सुक हैं, हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब कह रहे हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह के कारोबार पर कोई असर नहीं है, उच्चायुक्त कह रहा है। शेयर बाजार में तेजी जारी, और आप देखेंगे सूचकांक 415 अंक चढ़ाए। खुदरा व्यापार नीति लाने की तैयारी में सरकार। और रिलायंस कैपिटल की नीलामी का दूसरा चरण 20 मार्च को हुआ। वाहनों की कुल बिक्री 16% के उछाल के साथ 17 लाख इकाई के पार पहुंचा है। रुपया 5 पैसों की तेजी के साथ आप देखेंगे 81.92 डॉलर हो गया है। और पुरानी पेंशन योजना के बजाय कम खर्चीला तरीका ढूंढा जाए, राजन कह रहे हैं, आप देखेंगे। चलिए ये भी देख लीजिएगा। फास्कान प्रमुख ने तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। गोवा के औषधालय में जन औषधि केंद्र अनिवार्य होंगे। और एयरटेल ने 125 शहरों में शुरू की 5G सेवा। और मुझे लगता है देखिए इसमें क्या रहता है, बहुत एड रहता है जनसत्ता में, तो ये परेशानी होती है। और लखनऊ संस्करण इसका हो सके तो बड़ा करिएगा, वो ठीक लगता है मुझे दिल्ली संस्करण से अच्छा। और बाकी अगर आप देखेंगे कि दैनिक जागरण आता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी यही खबरें आप लोग पढ़ के काम चला लीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF होगी तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, आप लोग अपने पास रख लीजिएगा।